डॉक्टर मेराजुद्दीन नायक हूँ, यहाँ पे एज एसोसिएट प्रोफेसर बीएसएस से काम करता हूँ डिवीजन ऑफ एनिमल रिप्रोडक्शन गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स में, जो कि हमारी फैकल्टी ऑफ वेटनरी साइंस के में है जी। पहले मैं अब इसी पे थोड़ा फोकस करूँगा। जैसे ये जो आपको प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, जितना मैं समझ रहा हूँ कि इनको ऐसा लगता है कि मतलब जैसे यहाँ पे 100-200 गाय, मतलब जैसे हमारे एक फार्मर है जो कि इसमें टैली हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि बाहर जितने भी फार्मर हैं वो बहुत प्रोग्रेसिव डेयरी फार्म होते हैं। मतलब हालांकि कुछ लोग होते हैं उनके पास लैंड भी नहीं होती। हमारे पास जैसे गाँव में, हम मैक्सिमम गाँव से आए हैं तो हमारे पास लैंड वैंड ठीक रहती है, लेकिन फिर भी हम अडॉप्ट नहीं करते क्योंकि अनफॉर्चुनेटली टेक्नोलॉजी यहाँ पे, मतलब एक जमाना था कि यहाँ पे लोग बोलते थे कि अभी जमीन बस में ट्रैक्टर है, मतलब ये आप सबको पता है। लेकिन फिर हमने देखा कि अभी ट्रैक्टर के बगैर कुछ हम करते ही नहीं है, प्लोइंग हर कोई चीज। तो इस कंसेप्ट से थोड़ा हमें बाहर निकलना है कि मतलब वी हैव टू मूव फॉरवर्ड, क्योंकि अब जैसे मैंने पहले इनॉग्रल में भी बोला कि हमें इसी पे नहीं रहना है कि बस एक गाय है, एक बंदे को चलाना है, इससे 2 बंदों को चलाना है। जैसे आपका नाम क्या है? माजिद अहमद जो है माशाल्लाह हमारे प्रोग्रेस फार्मर है। तो इनको पता है कि मतलब व्हाट एचएफ मींस। जैसे 600 किलो की गाय है, 500 किलो की गाय है, उसका मिल्क प्रोडक्शन कितना है। हालांकि हमें इसमें आपको रखी है वो सब चीज़ें रखी है कि मतलब ग्रेडिंग जजिंग ऑफ एनिमल, जब आप परचेज करते हो एनिमल तो वो भी आएगा, ठीक है। फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा डेलिब्रेट करूँगा टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग कॉमन रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स, ठीक है, इन कैटल कि जो हमें अंडरस्टैंड करने जरूरी है ताकि हम एक प्रॉफिटेबल डेयरी फार्मिंग करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम पहले फर्स्ट एंड जैसे पहले कुछ लोग हो सकता है हम में से ऐसे होंगे कि जो मतलब जिनको एआई का अक्सर फेलियर होता है, भले वो कन्वेंशनल एआई हो या सेक्स सीमेन से हो। तो पहले थोड़ा सा हम बताएंगे कि ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो होता है कव का इस तरह से होता है। इसमें यूट्राइन हॉर्न्स होते हैं, 2 हॉर्न्स होते हैं, आपको दिख रहे हैं येलोइश है। देन इसमें एसोसनस पॉइंटर है, Yaşın farklı mı? Stars are farklı ना पर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ऐसे कर दूँगा। तो से फॉर एग्जांपल जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ द फीमेल होता है, इट कंप्राइज ऑफ सर्विक्स, देन सॉरी सब यही है। इसको बुलाओ, यूट्राइन हॉर्न्स, सर्विक्स, ठीक है, क्योंकि एक ट्यूबुलर ऑर्गन होता है। तो पहले सर्विक्स आता है, फिर यूट्राइन बॉडी आती है, फिर यूट्राइन हॉर्न, 2 हॉर्न होते हैं। देन एडजेसेंट उसमें ओवरीज होती है, ठीक है, राइट ओवरी, लेफ्ट ओवरी। एंड राइट ओवरी इज मोर फंक्शनल इन केस ऑफ कैटल। बोलते हैं कि राइट ओवरी जो है ज्यादा दारोमदार उस पर होता है, ठीक है। देन इसमें यूरिनरी ब्लैडर होता है नीचे से, ठीक है, क्योंकि पेल्विक कैविटी में है सब चीजें। तो इस तरह से जब हम यहाँ एक क्यों मैंने रखा है कि जो हमारा इंसेमिनेशन है वो मिड सर्विक्स में होना चाहिए, ठीक है। जो सर्विक्स आपको पिंक कलर का एरिया दिख रहा है, तो ये ट्यूब के इस पार्ट में हमें मिड सर्विक्स या यूट्राइन बॉडी की तरफ, क्योंकि इसमें क्या होता है, पीएच जो होता है, पीएच होता है मतलब एक प्लेजेंट पीएच होता है। अदरवाइज जब हम जितना हम बाहर की तरफ आते हैं, इतना वेजाइना की तरफ आते हैं, पीएच एसिडिक होता है, हाईली एसिडिक। तो उससे क्या जो जब ये इंसेमिनेशन करते हैं तो कई बार आपके पास इंसेमिनेटर जो आता है वो एक प्रॉपर टेक्नीशियन नहीं होता है, मतलब एक तरह से मैनेजमेंट का फॉल्ट आता है। तो अगर इसमें भी उसको ये नहीं अनुभव है तो उससे भी फर्टिलाइजेशन के फेलियर हो सकते हैं कि आपकी गाय अच्छे से हीट में आई थी, इवन दो उसको रिपीट ब्रीडिंग हो गई, ठीक है। देन प्रॉब्लम जो आपको इसका पॉइंट प्रॉब्लम जो इसमें है, पहले जैसे मैंने पहले भी बोला कि पूरे मुझे जैसा ये दिखाना ना इसको, नहीं आगे कौन सा, आगे पीछे कौन सा है, ठीक नहीं, वो मुझे अगर ये करना हाईलाइट करना है कुछ चीज। चलो दिस इज ठीक है, ओके।
कंसेप्शन फेलियर जहाँ हम रिपीट ब्रीडिंग बोलते हैं तो ग्लोबल प्रॉब्लम इज मैस्टाइटिस। अब देखो कि मैस्टाइटिस बिकॉज हम बोलते हैं मैस्टाइटिस सिंड्रोम कि कोई भी जितने भी डेयरी फार्मर हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती होगी मैस्टाइटिस की, क्योंकि मैस्टाइटिस क्या है, ये इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ फैक्टर्स है, एनवायरनमेंट का रोल है, इन्फेक्शन का रोल है, इवन अगर हमारा जो एनिमल है उसकी हम सफाई पूरी तरह से नहीं करेंगे तो उसमें एसेंडिंग इन्फेक्शंस होते हैं। जब गाय बैठती है अगर उसका फ्लोर ठीक नहीं होगा, जो भी हाई प्रोड्यूसिंग एनिमल होते हैं तो उनको जो टीथ कैनाल होती है थोड़ी सी बड़ी होती है, तो उसमें से एसेंडिंग इन्फेक्शन चला जाता है और जब स्ट्रेस आती है मल्टीप्लाई हो जाता है तो इन्फेक्शन हो जाता है। सेम वे यहाँ पे रिपीट ब्रीडिंग है, रिपीट ब्रीडिंग अगेन इट्स अ सिंड्रोम, ठीक है, एंड इट्स अ ग्लोबल सेकंड ग्लोबल प्रॉब्लम आफ्टर मैस्टाइटिस। रिपीट ब्रीडिंग जो आपने डॉक्टर साहब ने अभी बोला, ठीक है, तो इसमें क्या है कि अगर जानवर आपको लगता है कि 3 बार अच्छे से हीट में आता है, ठीक है, डिस्चार्ज भी ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी वो कंसीव नहीं कर पाता है, तो इट्स अगेन सिंड्रोम। इसमें इन्फेक्शियस कॉज हो सकते हैं, मैनेजमेंटल कॉज हो सकता है, न्यूट्रिशनल कॉज हो सकता है, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला हमने एक स्टडी यहाँ पे की स्ट्रेस मीन्स कि एनिमल को बहुत सारे फार्मर डेयरी फार्मर का मुझे पता है कि वो उसको पूरा 24 घंटा बांध के रखते हैं एनिमल को, जैसे 12 घंटा उसने रखा अंदर शेड में बांध के और 12 घंटा उसने रखा बाहर, लेकिन कुल मिला के बांध के रखा, चेन कंडीशन जिसको हम बोलते हैं। तो उसकी वजह से क्या है कि स्ट्रेस में आ जाता है एनिमल। अगर सपोज आप में से कोई ऐसा है जो पूरा चेन कंडीशन में रखता है 24 घंटा जानवर को, तो ये उसको डेफिनेटली कुछ टाइम तक वो सर्वाइव करेगा एनिमल, मतलब मिल्क प्रोडक्शन में, हीट में, बाकी दिखाएंगे ठीक से, लेकिन जिसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स, लेकिन डे बाय डे उनके वो फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स जो हो जाए वो धीरे धीरे वो कम हो जाएगा, पैथोलॉजी की तरफ चले जाएंगे। बिकॉज जो जैसे अभी हमने डिस्टोपिया की बात की, सिर्फ एनिमल को डिलीवरी के टाइम कोर्टिसोल लेवल्स जो एक स्ट्रेस हार्मोन है ये बढ़ने चाहिए, अदरवाइज थ्रू आउट हर लाइफ उसको स्ट्रेस हार्मोन नहीं बढ़ना चाहिए। तो हमने यहाँ स्टडी भी इस पे किया, बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी स्टडी की है। तो ये स्ट्रेस हार्मोन है, स्ट्रेस फीडिंग से भी हो सकती है। जैसे अगर जिसको जितना खुराक देना था, जैसे मैं थंब रूल में बताऊंगा, हम बोलते हैं 40 to 50% ऑफ मिल्क वेट हमें कंसंट्रेट फीडिंग देनी होती है। किसको? गाय को। वो ये हो गया कि मतलब कंसंट्रेट फीड में यहाँ अगर देखा जाए आम नजर भी के वहाँ बोलते हैं कुछ लेमेंस, जो आप थोड़ा एडवांस डेयरी फार्म बोलते हैं फीड, लेकिन उसको भी ये नॉलेज होनी चाहिए कौन सी फीड, वेदर किस कंपनी की। फीड में लिखा है क्रूड प्रोटीन, जैसे कितना मतलब 22% है कितना, ये आपको थोड़ा अवेयर होना है, तो उस पर एक अलग ही लेक्चर है आपको। तो वो बैलेंस्ड फीडिंग क्या है, जैसे एक मतलब आमतौर मिसाल के तौर पे बताऊंगा, एक गाय अगर है वो जो 20 लीटर दूध देती है, तो उसको कम से कम 25 से 30 केजी ग्रीन पाउडर चाहिए पूरे दिन में, 6 से 7 केजी ड्राई पाउडर चाहिए, और वो भी बेटर है कि चाफ करके होना चाहिए। देन उसको 40 to 50% ऑफ मिल्क वेट जो है उसको होना चाहिए कंसंट्रेट, जिसको हम बोलते हैं कोश या बैलेंस्ड फीड, पैलेट फीड मिला के, ठीक है। देन उसको प्रॉपर एक्सरसाइज होनी चाहिए कि मतलब हम ये नहीं बोलते कि किसी के खेत में छोड़ देना नहीं, लेकिन यहाँ एक मिथ भी है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जो हाई प्रोड्यूसिंग गाय है वो बोलते हैं अगर इस नेबर काटोगे एम्स लाइक नाजर, ये बहुत सारे मैंने देखा देहात में, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। तो एक्चुअल में क्या है कि जिसको डेयरी फार्म रखना है, जिसके पास है भी, तो उसको एक ओपन यार्ड, जैसे अब मानसबल हमारा डेयरी फार्म है, गवर्नमेंट कंसर्न में जो भी डेयरी फार्म होते हैं, तो आप देखोगे ओपन यार्ड होता है कि मतलब ये जो जानवर है अगर ये भले थोड़ा सा कम खाएगा लेकिन एक्सरसाइज इसको प्रॉपर होनी चाहिए, मतलब इसको फ्रीडम होनी चाहिए। जैसे ऐसी बात है कि अगर हम किसी इंसान को रखेंगे एक इसमें बोलेंगे रोज बार देंगे लेकिन यहाँ से बाहर नहीं निकलना है, तो वो 10 दिन के बाद बोलेगा नहीं मुझे तो बाहर जाना है। अभी एनिमल है बोल नहीं सकता है, तो इसको जो है अंदर जो मैकेनिज्म है इसको मैकेनिज्म, लेकिन इसको नेचुरली डिस्टर्ब हो जाए, तो इसकी वजह से इसको जो है प्रॉब्लम्स आ सकती है, ठीक है। हाँ, अब बात यह है कि किसी जगह अगर बिल्कुल तमाम प्रॉपर स्टॉल फीडिंग पे करे उसका अलग है, फिर उसकी हिसाब से हमें रखना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बोलूंगा कमरवारी में तो वो उसको ओपन में नहीं छोड़ सकता, कमरवारी में हमारे कुछ डेयरी फार्मर्स है, ठीक है, या सिटी में कई जगह डेयरी फार्म्स है, तो उसके लिए लेकिन फिर अलग मैनेजमेंट होता है, अलग प्रोसीजर होता है, लेकिन बेटर है कि ओपन यार्ड में थोड़ा छोड़ना है आपको। देन एनिस्ट्रस बोलते हैं प्यूबर्टल, जैसे हिपर है हमारे, जो अभी डॉक्टर साहब भी बोल रहे थे। अक्सर लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि हिपर अगर हीट में आती है, कभी कभार वो बहुत अर्ली हीट में आ जाती है, मान लो 12 से 13 मंथ में हीट में आ जाती है, तो एज ए लेमैन या बिल्कुल नॉलेज नहीं होती हमारे पास, हम बोलते हैं या किसी से मशवरा बोलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपकी अच्छी गाय है तो उसको आप ये कर दो। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बोला कि मिनिमम 200 kg to 300 kg बॉडी वेट है, तो क्योंकि उससे क्या है अगर हम उसको अर्ली कंसीव कराएंगे तो देयर आर ऑल चांस ऑफ डिस्टोपिया, क्योंकि यहाँ से आप क्वालिटी सीमेन लगाओगे तो जो F1 जनरेशन आएगा
वो बड़ा आएगा, ठीक है। तो बड़ा जब आएगा तो देयर आर ऑल चांसेस डिस्ट्रोफिया हो जाएगा। अगर अब डिस्ट्रोफिया नहीं हुआ मतलब नॉर्मल डिलीवरी भी होगी, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, जब वो डिलीवरी देगी तो उसका जो अडर साइज डेवलपमेंट है ना तो वो नहीं होगा। तो हम यहाँ ऐसे कश्मीर में ऐसे फार्मर देखे है ना कि जिनके पास पंजाब से या किसी हरियाणा से ऐसी ऐसी गाय लाई जो वहाँ 35 लीटर दूध देती थी, लेकिन यहाँ पे जब लाई उसने तो उसने 10 लीटर तक उसको लाया। लेकिन बाद में हमने जब देखा तो हम एक एनिमल को उसके एनवायरनमेंट के हिसाब से, उसकी डाइटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमको उसको पालना है। अदरवाइज हम जो अपना तरीका है पालने का अपने जानवर को, तो वो अगर अडॉप्ट करेंगे तो नेचुरली वो बातें हो जाएगी, ठीक है। देन एंडोमेट्राइटिस जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बोला, एंडोमेट्राइटिस मींस इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द यूट्रस, ठीक है। तो अगर एंडोमेट्राइटिस है, जैसे ये एनिमल जो है जब हीट में आता है तो इसको होता है फॉगी डिस्चार्ज बोलते हैं इसको, या वाइटिस डिस्चार्ज। मतलब जैसे आपको डॉक्टर साहब ने अभी बोला कि इसमें एनिमल में जब हीट में आता है इसमें ग्लिसरीन जैसी होनी चाहिए, वो थोड़ी सी थिक होनी चाहिए डिस्चार्ज। अगर ये बिल्कुल वाटरी है या थिन है या इसमें थोड़े राइस के दाने जैसे या इसमें थोड़ा मिल्क वाइट जैसा है, तो बेटर है उसको अवॉइड करना, इसको आपको नहीं करना। बेटर है उसको प्रॉपर चेकअप कराना पहले, क्योंकि देयर आर ऑल चांसेस में एंडोमेट्राइटिस हो सकता है। जैसे उन्होंने बोला अभी आपको 4% हम एनएओएच वो आप खुद की, मतलब जैसे हमारे पास यहाँ जो ऑडियंस है माशाल्लाह पढ़े लिखे भी है, खुद भी हम कर सकते हैं 4% एनएओएच से उसको इक्वल डिस्चार्ज लेना है। एक टेस्ट ट्यूब में उसको गर्म करना है फ्लेम पे, और फिर देखना है ऐसे, अगर उसमें कलर चेंज होगी तो जितना कलर चेंज होगा उतना लेवल ऑफ इन्फेक्शन। ये फील्ड लेवल टेस्ट है जो हर कोई करके कर सकते हैं। देन मेट्राइटिस, मतलब अगर एंडोमेट्राइटिस हम प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं करेंगे, जनरली मेट्राइटिस पोस्टमार्टम मेट्राइटिस होता है कि जब एनिमल डिलीवरी होती है, कार्विंग होती है, बच्चा देने के बाद इसको जो ये डिस्चार्ज वगैरह इसके साथ कई बार, या अगर ये हमारा हाउसिंग कंप्रोमाइज होगा तो इसको इन्फेक्शन वहां से चला जाता है, या बाज़ अवकात इसको इन्फेक्शन अंदर होता है लेकिन उसको बोलते हैं सुपर इम्पोज होना, बाद में इसको बिकॉज ऑफ स्ट्रेस तो वो मल्टीप्लाई हो जाता, तो इट विल रिजल्ट इन इन्फेक्शन ऑफ ऑल द लेयर्स, जैसे एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, ठीक है। तो ऑल द लेयर्स ऑफ यूट्रस, तो उसको हम बोलते हैं मेट्राइटिस। तो मेट्राइटिस हो सकता है। देन एबॉर्शन के भी बहुत सारे रीजन है, इन्फेक्शियस है, ठीक है, या कई बार सडन फॉलिंग हो गई, एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। तो या कुछ इन्फेक्शन जैसे ब्रोसिला है ठीक है, उसमें कैंपेलोबैक्टर से कुछ स्पेसिफिक इन्फेक्शन जिनकी वजह से एबॉर्शन होती है, तो उनको भी हमें थोड़ा सा देखना होता है। देन प्रोलैप्स, जैसे इसको नेचुरल ऑरिफ से इसके जो ऑर्गन से बाहर आ जाते हैं, फिर वो एक बहुत बड़ा मतलब एक डरावना सीन जैसा बन जाता है, कभी आपने देखा होगा, वो मैं अभी फोटो में भी दिखाऊंगा। देन सिस्टिक ओवेरियन डिजेनरेशन, कि अगर अगेन इसमें अगर मैनेजमेंट से लेके इन्फेक्शन तक कोई भी प्रॉब्लम होगी तो कई बार इसमें क्या होता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाती है, जिसकी वजह से सिस्टिक ओवेरियन डिजेनरेशन होती है, जिसको आप बोलते हैं फॉलिकुलर सिस्ट, ल्यूटियल सिस्ट। इसमें फॉलिकुलर सिस्ट होती है कि एनिमल जो है हर 5-6 दिन के बाद रिपीट हो जाता है, हीट में आ जाता है, और 1-2 दिन तक हीट में रहता है, ठीक है। जब हम उसको ए करते हैं तो वो 10 दिन 8 दिन के बाद इरेगुलर एंड शॉर्ट स्ट्रेस साइकिल्स, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो उसको बोलते हैं फॉलिकुलर सिस्ट है, ठीक, बिकॉज इसमें एस्ट्रोजन लेवल ज्यादा रहती है, इसकी वजह से उसको जल्दी जल्दी हीट आती है, तो इट नीड टू बी एड्रेस। अब क्या होता है कि मैं अमूमन बताऊंगा, सारे यहाँ मेरे प्रोग्रेसिव डेयरी फार्मर अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कुछ फार्मर ऐसे होते हैं वो मतलब वेटनरी में कोई भी काम करता है उसको फिर बोलते हैं डॉक्टर साहब, लेकिन वो डॉक्टर साहब नहीं होता है, क्योंकि वेटनरी डॉक्टर बनने में बहुत टाइम लगता है, इट नीड्स लॉट ऑफ एफर्ट्स। बेटर है कि जो आपका वहाँ पे कंसल्टेंट वीएस है, वेटनरी असिस्टेंट सर्जन, जो कि किसी मतलब जैसे यहाँ के इंस्टीट्यूट है, किसी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से पास आउट हुआ, तो इन जो फार्मर है उनको बेटर है उनके साथ कांटेक्ट में रहना चाहिए, ताकि जब भी कोई चीज आपको ऐसी प्रॉब्लम हो तो वो थॉरली उसको देखे। अदरवाइज एक वो इंसेमिनेटर होता है जो प्रॉपर्ली साउंड नहीं होता, तो कई बार वो इंसेमिनेशन कर देता है जिसने नहीं करनी होती है, ठीक है। कई बार हमारी गलती होती है मैनेजमेंट साइड से कि हम प्रॉपर टाइम पे उसको, क्योंकि हीट डिटेक्शन इसमें आपको टाइम देना पड़ता है, आप खुद नहीं देते, आपके फार्म पे जो बंदा रहता है उसको रोज, अगर सपोज आपके पास 20 गाय या 30 गाय, तो एक बंदे को रोज सुबह से लेकर शाम तक कम से कम 3 बार फार्म में जाना, देखना है कहीं साइन तो नहीं, बिकॉज ये जो हाई प्रोड्यूसिंग एनिमल होते हैं जैसे होल्स्टीन क्रॉस, इनमें खुसूसियत ये थोड़े डोसाइल होते हैं, आपने वो देखा होगा। डोसाइल मींस ये नहीं होते हमारे जो नॉन एक्चुअली क्या है, कश्मीर में कोई ऑर्गेनाइज कैटल ब्रीड है ही नहीं अभी तक, सिर्फ लद्दाख में मतलब कुछ साल पहले ऑर्गेनाइज हो गई, जिसको मतलब हमने ब्रीड में लाया, उसको बोलते लद्दाखी कैटल, ठीक है। अदरवाइज जो यहाँ पे जितने भी पहले जमाने में उनको बोलते थे नॉन डिस्क्रिप्ट, जिनका कोई मतलब पूरा मतलब जीनोटाइप है ही नहीं, ठीक है। तो देन उसमें से फिर ये जो क्रॉस ब्रीडिंग, जो कन्वेंशनल ए की बात, फिर क्रॉस ब्रीडिंग हो गई, क्रॉस ब्रीडिंग से क्या जर्सी का सीमन लाया गया, फिर एचएफ का सीमन लाया गया,
तो एक्चुअली क्रॉस ब्रीडिंग जो था ये था ग्रेडिंग अप, उसको बोलते हैं अपने ग्रेडिंग अप। ये क्रॉस ब्रीडिंग नहीं थी। ग्रेडिंग अप मींस जो नॉन डिस्क्रिप्ट है उसको मतलब एक जनरेशन में ए करेंगे एक्सोटिक से, फिर दूसरा क्रॉस करेंगे तो F1 F2 तो F3 तक जो है वो एक ऐसी क्रॉस बन के आए ताकि उसका जो है, क्योंकि क्रॉसिंग में कुछ नुकसान भी है कुछ फायदे भी है। नुकसान ये है कि क्योंकि वो एक्सोटिक है तो यहाँ के एनवायरनमेंट से वो ज्यादा टैकल नहीं कर सकते, लेकिन जब हम उसको ग्रेडिंग अप करेंगे तो यहाँ का जीन भी आएगा उसको, वहां का जीन भी आएगा, तो दैट मींस उसको डिजीज रेजिस्टेंस टॉलरेंस या यहाँ पे जैसे कोल्ड है। हालांकि अगर आप देखोगे जो भी यहाँ पे एनिमल हमारे होते हैं जो मैक्सिमम यहाँ पंजाब या हरियाणा से परचेज करके जो लाते फार्मर, वो यहाँ पे ज्यादा अच्छे थ्राइव करने चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हमारा क्लाइमेट है टेम्परेट क्लाइमेट है, जो बाहर का है ये ट्रॉपिकल है जो पंजाब हरियाणा का, लेकिन वहां का जो फार्मर है ना वो इतना अवेयर है ना, हालांकि वो पढ़ा लिखा नहीं होगा आपके जितना, लेकिन वो अपना जो बोलते हैं ना अपने डेडिकेशन और अपना फुल माइंड बिजनेस में दे देता है और वो देखता है कहाँ से मुझे फायदा मिलेगा, वो उसको यूटिलाइज करता है सर्विस को। और आप मतलब जो आप ही लाते हो परचेज करके गाय जो वहाँ 30 लीटर 35 लीटर 40 लीटर जो है दूध देती है, लेकिन फिर हमें उसको मैनेज करना है प्रॉपर्ली, तब जाके वो हमारा ये फार्म रह सकता है सक्सेसफुल। दूसरा डिस्ट्रोक है, जैसे मैंने अभी बताया, बड़ी मतलब डिफिकल्ट बर्थ जिसको बोलते हैं, तो इसमें भी बहुत सारे रीजंस है। जैसे आपने अगर सपोज सेक्स सीमेन यूज करना है, आपने पहले एनिमल का अपना साइज देखना। जैसे अभी एग्जांपल थी कि हमारा एनिमल का साइज क्या है, क्योंकि जो मेल है वो 600 kg बॉडी वेट का मेल है, तो हम यहाँ से अगर इसको मान लो 200 kg की फीमेल में डालेंगे तो 50% उसका जीन कहाँ से आएगा, मेल की साइड से, 50% आएगा फीमेल की साइड से। तो नेचुरली जो उसमें कैपेसिटी है, जो एब्डोमेन का बैरल है या यूट्रस बोलेंगे हम, तो उसमें जो कैपेसिटी होगी तो जो वो डिस्प्रोपोर्शनेटली बड़ा होगा फीटस। तो इसीलिए जब हम यहाँ करते हैं नॉर्मल एआई की बात करते हैं तो हम कोशिश करते हैं जो जर्सी क्रॉस है या जर्सी है जो मतलब थोड़ी सी छोटी है साइज में, तो उसका हम कोशिश करते हैं कि हम किसी छोटे ब्रीड से ही ये करेंगे ब्रीडिंग, ताकि जो है उसका जो मिल्क प्रोडक्शन है वो भी इम्प्रूव हो जाए, लेकिन एट द सेम टाइम डिस्ट्रोय ना हो जाए। ठीक है, तो इन सब चीजों का यहाँ रिटेंशन ऑफ फीटल मेम्ब्रेन्स, जैसे जब गाय को बच्चा मतलब देती है, बर्थ होती है, उसके बाद उसके जो मेम्ब्रेन्स है प्लेसेंटा वगैरह वो या तो अंदर ही रहता है, बाहर नहीं निकलता है। उसके बहुत सारे रीजन है, उसमें एक रीजन ये भी इन्फेक्शन। जैसे कभी भी अगर ऐसा लगे आपको तो उसको पहले सबसे पहले हाथ नहीं लगाना होता है, जो बहुत सारे लोग करते हैं, उसको फिर खुद वो कुछ पत्थर बांधते हैं, कुछ करते हैं, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। यू हैव टू कॉल अ वेटरिनरियन। ठीक है, जैसे 24 घंटे तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब 24 घंटे के बाद भी वो लटकता रहेगा या नहीं निकलेगा तब जाके आप उसको मेडिकेशन, उसमें सिंपली हम कर सकते हैं कि अभी जो लेटेस्ट है मतलब उसको जितना भी लटकता है उसको काटना है, और उसको फिर अगर ज्यादा टाइम हुआ है तो हमें एंटीबायोटिक देना या स्मेल आ रही है, अदरवाइज अगर फ्रेश है तो वो निकल जाता है, फिर हम उसको थोड़ा मेडिकेशन दे सकते हैं। एंटीबायोटिक देना जरूरी नहीं है, बिकॉज वी शुड यूज जुडिशियसली। क्योंकि अभी एक टॉपिक आपको इसमें आ गया है जिसको बोलते हैं सुपर बग्स, एक टॉपिक है उस पे। सुपर बग्स मींस मतलब आप एक डेयरी फार्मर हो, ठीक है, तो आपका जानवर बीमार होता है तो मुझे लगता है मतलब अमूमन तौर पे कुछ भी होता है तो पहले लोग क्या करते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी देते हैं, नेसेटिव्स देते हैं। तो लेकिन वी शुड यूज दोज जुडिशियसली, बिकॉज इसमें क्या होता है कि रेजिस्टेंस जब डेवलप होती है तो कई बार कैसा होता है कि वैसे बहुत सारे लोगों को पता होता है कि कई बार हमें फिर एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट करना पड़ता है, तो हम देखते हैं कौन सा सेंसिटिव, बाकी जो है सेंसिटिव नहीं होती। क्यों नहीं होता? बिकॉज जब हम कोई चीज को खासकर एंटीबायोटिक को हम नॉन जुडिशियसली यूज करेंगे, ऐसे मतलब यूज करेंगे, तो उससे क्या होगा कि जो आपका मिल्क है, मतलब जैसे मैं आपको बोलूंगा ऑनेस्टली, जो जितने भी फार्मर है, तो आपने कभी इस पे फोकस किया कि जैसे आपने कल एंटीबायोटिक दिया था एनिमल को, दूसरे दिन आपने मिल्क नहीं बेचा, वो नहीं, लेकिन अगर ऑनेस्टली देखेंगे हम, ऑनेस्टली हमें करना चाहिए, बिकॉज इफ अगर एंटीबायोटिक किसी जानवर को देंगे हम तो दैट शुड बी दैट एंटीबायोटिक जो मिल्क में ना आए, जिसका रेशियो मीट और मिल्क में ना आए, एटलीस्ट, क्योंकि मिल्क प्रोडक्शन है तो मिल्क में नहीं आना चाहिए। जैसे कुछ एंटीबायोटिक ऊपर सोडियम, हालांकि होगा वो कॉस्टली, लेकिन एक तरह से वो हायर एंटीबायोटिक है, तो इसमें बहुत जुडिशियस नॉलेज चाहिए, मतलब कौन करना चाहिए यूज, कौन नहीं करना चाहिए यूज। अगर किया तो कई बार ऐसा ऑनेस्टली आपको मिल्क को डिस्कार्ड करना, बिकॉज जैसे पेंसिलिन है, किसी एनिमल को पेंसिलिन दिया तो कोई ह्यूमन तो पेंसिलिन सेंसिटिव होता है, तो ऐसे आपको थोड़ा अवेयर होना है कि मतलब वो भी उसके लिए हमने थोड़ा एक अलग ही टॉपिक रखा है। तो देन इन्फेक्शंस लाइक ये, जैसे अगर ये रिटेंशन ऑफ फीटल मेम्ब्रेन्स या आरओपी जिसको आप बोलते हैं आम लैंग्वेज में, तो अगर ऐसा है तो उसको, जैसे हमारी ज्यादा जिसके पास मार्जिनल जो फार्मर होता है, जिसके पास 2-3 गाय, तो बेचारी लेडीज जाती है तो वो उसको साफ सफाई करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो लेडीज को इन्फेक्शन लगे, बिकॉज देयर आर सम ज़ूनोटिक डिजीज आल्सो, उसको इन्फेक्शन लगता है, तो अगर वो प्रेग्नेंट है तो कई बार उसको भी अबॉर्शन हो जाता है। जैसे शीप में ब्रुसेलोसिस
या गोट्स में या इवन कैटल में है, ब्रुसेलोसिस एबॉर्टस, ब्रुसेलोसिस टेंसिस में होता है, इवन ह्यूमन में भी होता है। मतलब वी आर आल्सो एट रिस्क, जो बूचर है या जो वेटनरी डॉक्टर है या जो फार्मर है, तो मतलब आपको जूनोटिक डिजीज के बारे में थोड़ा इल्म होना चाहिए। जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, ट्यूबरकुलोसिस अगर इंसान में है तो ये जल्दी फैलता है, किसमें? एनिमल में। अगर एनिमल में है तो तब भी ये इंसान में लगता है थोड़ी सी लेवल कम है, लेकिन ह्यूमन का जल्दी लगता है इसको, ठीक है। तो दैट में आपको थोड़ा एजुकेट होना पड़ता है। देन ये इसमें यहाँ पे ये आपको ऑलरेडी असलम साहब ने दिखाया है, ठीक है, हमारे डिवीजन का है। जैसे अगर नॉर्मली क्लियर होनी चाहिए डिस्चार्ज, जो फर्स्ट में दिखता है 0 में आपको, देन अगर इसमें थोड़ी सी कुछ भी मतलब आपको लगे वाइटनेस है या थिकनेस है या ब्लड है, तो दैट मीन्स जितना ज्यादा उतना इन्फेक्शन है, तो यू शुड अवॉइड इंसेमिनेटिंग। ये पोस्टमार्टम मैट्रिक्स जो बोलता था मैं कि जैसे अगर गाय ने बच्चा दे दिया, फिर वो कंटिन्यूअसली ब्लीडिंग दे रहे और थिक कोशिश पर चलना, तो सिसेरियड ऑफ मतलब वो पेस्टी, अगर इस तरह का रेड कलर का थोड़ी दिन आएगा, उसको बोलते हैं लोशिया या लोशियल डिस्चार्ज। मतलब म्यूकोपुलर डिस्चार्ज जो है वो नॉर्मल है, कुछ दिन आते हैं, लेकिन अगर वो परसिस्टेंटली आते हैं और फिर वो धीरे धीरे रेड हो जाती है, धीरे धीरे व्हाइट हो जाती है, देन इट्स पोस्टमार्टम मैटर्स। तो आपको फिर उसके ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। जैसे रिटेंशन ऑफ ये आरओपी की यहाँ पे मैंने रखी है फोटोग्राफ। आरओपी कुछ इस तरह से होता है, तो इसको या तो आप प्रॉपर इसको बुलाए जो वेटनरी में काम करता है, या तो डॉक्टर को बुलाए। अगर इस तरह से तो इसको हम कई बार नॉर्मली उसको खींच भी सकते हैं, निकाल सकते हैं, लेकिन इट शुड बी जेंटल ना, बिकॉज अंदर जो है यूट्रस में प्लेसेंटोम बोलते हैं उसको, वो बोलते हैं फीटल कोटिलिडन्स, मैटरनल कार्निकल्स। ये दो चीजें होती हैं जहां से फीटस को न्यूट्रिशन मिलता है प्लेसेंटा के अंदर। तो ये जो प्लेसेंटोम्स होती है हाईली वेस्कुलर होती है। कई बार कुछ होता है, मतलब अगर वो ज्यादा नुहावने को वो ज्यादा खींच लेता है तो वहां ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं। तो दैट वे उससे बेटर है कि अगर आपको ये खींचने के टाइम उसको नहीं निकल, उसको बोला उसको काट दो, फिर उसको मेडिकेशन पर दो, कोई बात नहीं। क्योंकि इसमें अगर ये फ्रेश है तो उस टाइम उसमें हम फ्यूरिया बोलस बोलते हैं, उसमें हम डाल सकते हैं विद प्रॉपर ग्लोव्स अंदर। तो उससे क्या होता है, अल्कलाइन एनवायरनमेंट हो जाता है, क्योंकि एसिडिक एनवायरनमेंट में बैक्टीरिया जो है ज्यादा ग्रो करते हैं। जब उसमें एक फ्यूराजोलिडोन होता है, वो क्या करते हैं, जो डेब्रिस वहां पे होता है वो उसको एक क्लम्प बनाता है और फिर धीरे धीरे डिस्चार्ज के साथ बाहर फेंक देता है। तो बट these type of infections they should not be handled with naked hands, ठीक है। तो then प्रोलैप्स जो मैं बता रहा था, हालांकि ये तो प्राइमरी प्रोलैप्स है, ये सेकेंडरी प्रोलैप्स है। इसमें आप देखोगे कई बार टर्शियरी प्रोलैप्स या उसको बोलते हैं यूट्राइन प्रोलैप्स, मतलब along with the fetus, कई बार बच्चा जो है fetus को लेके बाहर आता है and it becomes a very cumbersome, उसको फिर वापस रिलीव करना। हालांकि इसमें अंडरलाइन फैक्टर्स इन्फेक्शन होता है, देन कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है, लैक ऑफ एक्सरसाइज होते हैं, कई बार ओवर फैटनिंग होती है, उसकी वजह से भी ये सब चीजें होती है। तो वी हैव टू जब हम मैनेजमेंट प्रॉपर्ली रखेंगे, जैसे इसमें मैनेजमेंट जब एनिमल प्रेग्नेंट होता है तो स्टार्टिंग फ्रॉम, देखिए आपका जो असली आपका जो ये होता है ना, आपको फोकस होता है गाय पे, जो भी डेयरी फार्मर है, लेकिन गाय से ज्यादा फोकस आप जब हिपर पे रखोगे, जो आपका मतलब स्टॉक में ऐड होने वाली है, तो आपको ज्यादा फायदा होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम जो गाय दूध देती है हम उस पर फोकस करते हैं, और हिपर को कई बार हम मतलब साइड लाइन कर देते हैं। लेकिन एक्चुअली जो है ना, हिफर, अगर हम हिफर को पहले से मैनेज अच्छे से करेंगे, तो वहां से जो हमारा एनिमल जो ऐड होगा हमारा मिल्किंग में कल को फर्स्ट काविंग पे, तो उस पर अगर हम फोकस करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। और जो दूध देते हैं नेचुरली उस पर तो आप करेंगे। देन जैसे अर्ली प्रेगनेंसी, ठीक है, अर्ली प्रेगनेंसी यू शुड डायग्नोज अर्ली प्रेगनेंसी, मतलब आप बुलाओ उसको डॉक्टर को, वेटनरी डॉक्टर, 2 महीने में आपको प्रेगनेंसी डायग्नोज कराओ, वेट मत करो, ताकि आपको अर्ली पता चलेगा एनिमल प्रेग्नेंट है नहीं है। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है। तो हम उसी टाइम उसका कुछ ना कुछ सोचेंगे कहाँ पे कॉज है, न्यूट्रिशन में, मैनेजमेंट है, एक्सरसाइज में, वेयरएवर, तो उसको हम रेक्टिफाई करेंगे। क्योंकि उससे क्या होगा, जितनी भी इसमें क्या है कि आगे मैं बोलूंगा, इसमें अगर आपको एक गाय है जो 12 से 13 महीने में एक बच्चा नहीं देती, भले वो 40 लीटर दूध भी दे, तब भी आपका मुनाफा जो है आपको प्रॉफिट नहीं होगा, आप लॉस में होंगे। तो टू मेंटेन दैट थिंग, तो हमें बहुत जरूरी है कि हमारी गाय जो हम अभी बोल रहे थे कि 60 डेज तक वो 2 बार हीट में आनी चाहिए। कितनी? आफ्टर काविंग 60 डेज तक वो 2 बार हीट में आनी चाहिए मिनिमम। और उसको हमें इंसेमिनेट नहीं कर, लेकिन 60 से 90 डेज, 2 से 3 महीने में वो जरूरी हमें इंसेमिनेट करानी है, ताकि हमें जो मिल्क है ईयर राउंड मिल्क मिले, और कम से कम एक बच्चा 12 से 13 या मैक्सिमम 14 महीने में एक बच्चा हमें मिले, तब जाके हमारा फार्म जो है प्रॉफिटेबल है। अब मैं आपको साइड में कहता हूँ जो मतलब डेयरी फार्मर जिनके पास 10 गाय 5 गाय, लेकिन यहाँ इंडिविजुअल लेवल पे जो हमारे क्लिनिक पर, जैसे जिसके पास मार्जिनल फार्म, जिसके पास 1 गाय 2 गाय, क्योंकि इतनी
मतलब लैक ऑफ ये मतलब एक तो पहले तो ये ख्वाहिश ही नहीं है कि मतलब हम सीखे, हालांकि हमारे जो दादा परदादा थे मुझे लगता है वो हमसे बहुत अच्छे थे इस मामले में, मतलब उनको नॉलेज सही थी, लेकिन बीच में हमने अर्बनाइजेशन के चक्कर में सब छोड़ दिया। मतलब अभी आप भी देखोगे कि जो कई बार कोई बिजनेस करने से पहले सोचता है कि खबर पत में गुल आ रहा मुशु क्यों, बहुत सारे का ये अभी भी माइंड है, हालांकि ये बहुत बड़ा काम है। आप देखो चाहे वेदर इट इज डेयरी फार्म, शीप फार्मिंग, मतलब ये हमारे साहबा का काम है, हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम है, मतलब उनने उसको बिजनेस को बढ़ावा दिया है कि मतलब बिजनेस में इज्जत है और अपना मतलब मेहनत से कमाते, फ्रीडम भी है। मतलब जैसे जो मुलाजिम है मुझे तो 5 बजे से पहले यहाँ से निकल, आपको आप मर्जी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते निकल सकते, तो दैट वे हमें इसकी तरफ जाना है। देन ये यहाँ पे आप कुछ जैसे अभी मैंने बताया ये रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, इसको बोलते हैं ब्रुसेलोसिस। कई बार आपको जानवर का एबॉर्शन हो जाती है, खास अगर एबॉर्शन अराउंड 7 to 8 to 9 या लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी एबॉर्शन हो जाता है, तो बेटर है कि मतलब इसमें चांसेस हो सकते हैं जो हम बोलते हैं ब्रुसेला के, तो इन्फेक्शन हो सकता है। उसमें सिंपल सा एक टेस्ट होता है आरबीपीटी, मतलब जो इंस्टेंट टेस्ट है, आप तुरंत सैंपल उसका बिफोर गिविंग एंटीबायोटिक का कुछ उसको अगर इस तरह कभी भी एबॉर्शन कभी भी किसी फार्मर को जाए, उसको चाहे कि वो डॉक्टर बोला है ब्लड सैंपल ले, अगर वहाँ उनको फैसिलिटी नहीं यहाँ पे भेजे, यहाँ जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वहाँ पे लेबोरेटरी है, तो वहाँ पे एक छोटा सा टेस्ट करेगा, अगर पॉजिटिव है, क्योंकि ये क्या है, ये फिर थ्रू डिस्चार्ज है ना, ये दूसरे एनिमल्स में भी फिर लगता है, और दूसरे एनिमल्स के साथ साथ ह्यूमन को भी थोड़ा हैजार्ड है। जूनोटिक डिजीज बोलते हैं जिसको बोलते हैं ट्रांसमिशन बिटवीन मैन एंड एनिमल्स। तो इस तरह से थोड़ा आपको एबॉर्शन को भी रिपोर्ट करना है, और इसमें फिर पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट करना है। मतलब इसमें हालांकि इसमें तो अगर देखा जाए फर्म में जो अगर ये ब्रुसेला पॉजिटिव हो गया तो उसको ये स्लॉटर पॉलिसी, अब यहाँ पे हमारे वहाँ प्रॉब्लम है तो किसी तरह से फिर इसको ये करना पड़ता है। हमारा मकसद क्या होना चाहिए डेयरी फार्म, देखो हमारी जो काविंग है, जैसे अगर किसी के पास 40 या 50 गाय है तो उसको फोकस करना चाहिए कॉम्पैक्ट काविंग पे। कॉम्पैक्ट काविंग मीन्स कि हमें स्ट्रेस सिंक्रोनाइजेशन करना चाहिए, हमारे एनिमल को इस तरह से ब्रीड कराना चाहिए कि कम से कम अगर आपके पास 100 एनिमल है उसमें से 80 एनिमल आपको एक ही टाइम पे कंसीव हो जाए और एक ही टाइम पे उनकी काविंग हो जाए। उससे क्या होता है, लेबर का भी आपको मैनेजमेंट ठीक से हो जाएगा, और अगर आपके पास मार्केट ठीक है तो आपका जो मिल्क है एक ठीक से मार्केट में जाएगा। हालांकि हम मिल्क की बात नहीं करते हैं, अभी जो मतलब जो डेयरी फार्मर है, जो अच्छा मतलब एंटरप्रेन्योर जिसके पास ऑलरेडी है एंटरप्राइज, तो वो प्रोडक्ट्स पे भी फोकस कर सकते हैं। क्योंकि अब अगर आप देखोगे हनी यहाँ पे मैंने खुद मतलब जो परचेज किया है, मतलब हनी आपको यहाँ मिलेगा 800 से लेके 2000 भी, लेकिन जो 2000 वाला है हालांकि उसको उतना नहीं भेजना चाहिए, लेकिन वो बोलता है मेरा प्योर है, उसका घर का उसको टेस्ट करते हो। अदरवाइज यहाँ पे देखोगे आप कितने मतलब बेचने वाले आते हैं, कोई भी प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो दैट वे अगर क्लीन मिल्क प्रोडक्शन हम करेंगे अपने लेवल पे और प्रोडक्ट्स पे फोकस करेंगे तो नेचुरली बहुत, क्योंकि हमारे मार्केट की कमी नहीं है। देखो शादियों पर कितनी पनीर हमें यूटिलाइज हो जाती है, दही यूटिलाइज हो जाता है, लेकिन यह है कि एक चेन बनानी जरूरी है। चेन कैसे बनती है, चेन बनती है जैसे ओएस साहब है या क्या बोलते हैं इसको जोहर साहब है, तो जैसे आप यहाँ पे अभी 20 फार्मर मिल गए 5 मिनट के, तो आप कल को आपस में एक तालमेल रख सकते हैं। जैसे तुलमुला में यहाँ पे हमें कोऑपरेटिव चलती है, तो एक कोऑपरेटिव बनाने के लिए थोड़ी बहुत आपको डिपार्टमेंट की कभी कभार जरूरत पड़े, अदरवाइज आप अपने लेवल पे भी बना सकते हैं। जैसे आपके पास वो दूध लेने आते हैं खाइबर वाले पे, वो फैट परसेंटेज पे लेते हैं, ठीक है, लेकिन कई बार मैंने देखा मार्जिनल फार्मर है, लेकिन वो मैं बताऊंगा आपको, मैंने मतलब डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के मेन मार्केट में 50-55 रुपए का दूध लेता है, कौन, होटल वाला, और जो फार्मर है वो मार्जिनल फार्मर है, जैसे उसके पास 5 गाय या 10 गाय, ज्यादा बड़ा डेयरी फार्मर नहीं है, उसने खुद ही चैनल बनाया, उसके साथ वो उसको सुबह दे देता है मतलब 5 होटल वालों को, लेकिन उसके लिए थोड़ा वो जाएगा वहां पे, पहले उसको बोलते हैं एक्सटेंशन वर्क करेगा, तो वो थोड़ी सी मेहनत करनी है। आपस में भी हम जैसे अभी हमारे यहाँ बीरवा से आए डेयरी फार्मर 2-3 या 2-4, तो ये आपस में भी कर सकते हैं, इनको पता है मागांव में मार्केट है, तो इस तरह से हमें थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, फिर हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। देन कलिंग जो बोलते हैं, हमारे एनुअल जो लेस देन 5% कलिंग रेट, ये हो गया कि ये मतलब अगर हमारे पास 100 जानवर है तो 5 जानवर से ज्यादा हमें निकालने नहीं पड़ने चाहिए किसी वजह से, बिकॉज ऑफ डिजीज, बिकॉज ऑफ किसी इन्फेक्शन या बिकॉज ऑफ एनिमल कंसीव नहीं कर पाता, तो इस तरह से होना चाहिए। काविंग इंटरवल जैसे मैंने बोला कि काविंग इंटरवल बोलता है कि एक काविंग से दूसरी काविंग तक कितना टाइम, मतलब मैक्सिमम 13 मंथ्स, हालांकि 11-12 मंथ ही होनी चाहिए,
मतलब उसका मतलब है कि बहुत सारे यहाँ फार्मर जो हम जाते हैं ना उनको मतलब कभी कभार वो बोलते हैं अभी तो सारे 6 महीने पहले इसकी 6 महीने पहले काविंग हुई है, अभी तो ये बहुत अच्छा दूध देती है, अभी हम इसको ये नहीं कराएंगे। तो ये अभी भी लोगों का कुछ लोगों का सब, लेकिन इसमें से हमें थोड़ा बाहर आना है, ठीक है। देन बॉडी कंडीशन स्कोर, बॉडी कंडीशन स्कोर हम इसमें हम 5 4 3 2 एक मतलब एक इसमें फार्मूला है, आपको नेट से भी सर्च कर सकते हैं, हालांकि आपको मंजबल में बताएंगे भी। बॉडी कंडीशन शुड बी ऑप्टिमम, ना ज्यादा फैटी होनी चाहिए ना ज्यादा ये होनी चाहिए, मतलब पतली होनी चाहिए। गाय जो है ना ऑप्टिमम बॉडी कंडीशन या मॉडरेट बॉडी कंडीशन स्कोर में उसकी काविंग होनी चाहिए। देन इसका ड्राई मैटर इंटेक जो है वो हमें ठीक से कैलकुलेट करना है। जैसे कुछ लोग फीड देते हैं अननेसेसरी ज्यादा देते हैं और वहां से चैनल कंट्रोल रखते हैं, तो हालांकि ऐसे लोग बहुत कम है कश्मीर में बता रहा हूँ जिनको ओवर फैटनिंग हुई है जानवर, जिनके मतलब ज्यादा ये लेथार्जिक एनिमल है। अदरवाइज तो एनिमल लेथार्जिक है लेकिन वो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्सरसाइज है, बिकॉज ऑफ एक्सेस फीडिंग नहीं है। देन नेगेटिव एनर्जी बैलेंस, जो अगर हम प्रेगनेंसी को 3 हिस्सों में उसको बोलते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर 3 महीने, सेकंड ट्राइमेस्टर और 3 महीने और लास्ट ट्राइमेस्टर 3 महीने, 9 महीने 9 दिन की लगभग प्रेगनेंसी होती है, ठीक है, 280 डेज अराउंड। तो इसमें जो लास्ट ट्राइमेस्टर है इसमें बहुत ज्यादा फोकस है। अगर मान लो 30% फीटस की ग्रोथ और अडल्ट की ग्रोथ होती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में और सेकंड, लेकिन 70% लास्ट ट्राइमेस्टर में, तो दैट मींस जो प्रेगनेंसी राशन है उसके लिए आपको अलग लेक्चर है। तो एडिशनल अलाउंस आपको उस टाइम देने पड़ेंगे। जो ये बोल रहे थे अभी भाई साहब डिस्ट्रोकिया के लिए या पोस्टमार्टम एनिमल जो है मतलब बच्चा देने के बाद वो फिर से हीट में आएगी, तब आएगी जब उसकी नेगेटिव एनर्जी बैलेंस इसको हम ऐसे बोलेंगे आमतौर पे कि उसका खुराक ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जब वो कल को उसको दूध देना है मान लो 30 लीटर 25 लीटर, तो दूध मिल्क क्या है, रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, जैसे कैल्शियम, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स ड्रेन होते हैं। तो जब ये ड्रेन होते हैं तो फिर एक नेचुरल मैकेनिज्म होता है, फिर ये जो एनिमल है अपनी बॉडी से, हड्डियों से, ठीक है, अपनी स्केलेटल मसल से ये ड्रेन करते हैं कैल्शियम, जो मतलब बैलेंस मेंटेन करेंगे। लेकिन अगर इसको वहां पे भी मौजूद नहीं होता, इसको क्या होता है, आप अक्सर देखोगे कि जब वो गाय दूध में आती है, जैसे वो मतलब 15-20 लीटर पे आते हैं, तो वैसे वो इतनी वो कमजोर हो जाती है, फिर कुछ टाइम हो जाता है वो बैठ ही जाती है, वो दूध फिर 15 से फिर से 10 वगैरह कम हो जाती है। तो उसका फैक्टर कहाँ से आता है, जो लास्ट ट्राइमेस्टर है वहां से, यहाँ ट्रांजिशन पीरियड बोलते हैं, मान लो 20 डेज बिफोर काविंग और 20 डेज आफ्टर काविंग, तो ये एक इंपॉर्टेंट पीरियड होता है इंक्लूडिंग लास्ट ट्राइमेस्टर। तो इसमें बैलेंस फीडिंग बहुत जरूरी है, तो उस पर भी ध्यान देना है, अदरवाइज आपका जो एनिमल है वो ये हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। तो ये हमारे टारगेट्स। देन मैनेजमेंट में अगर आप देखो, आपको प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग होनी चाहिए, जैसे आपको होना चाहिए रजिस्टर हर चीज के लिए, ए रजिस्टर, ठीक है, मिल्क की रजिस्टर, डेली कितना होता है, जैसे हमारे यहाँ फार्म्स डेली कितना आ गया, मंथली कितना आ गया, ईयरली कितना आ गया, तो उससे क्या पता चलेगा आपको, जब आप बैठ के उसको कभी उसको रिव्यू करके आपको पता चलेगा मेरा कहाँ पे लॉस हुआ, कहाँ पे गेन हुआ। तो वो देन डिवर्मिंग वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है, जैसे डिवर्मिंग एवरी 4 to 6 months, बल्कि 4 months पे डिवर्मिंग करनी है। फिर देन इस पे चलता है कि जैसे आपको फॉलो कैसा है, जैसे हमारे एरिया में दांगास एज ड्राई फॉर्डर ज्यादा क्या तमिस अवेलेबल से मत साथ आप फ्लूक्स वगैरह तमिस डिवर्मिंग ज्यादा करो, ठीक है। देन आपको बहुत सारे फार्मर्स को ये शिकायत होती है कि जब ये मकई गसान जानवर दूध कम, हालांकि मकई घास दूध करना मतलब बढ़ना चाहिए, लेकिन होता क्या है, जो मेज है, जब आप मेज कल्टीवेट करते हो तो उसमें जो मेज है, जब वो ये जब वो मिल्किंग स्टेज, मतलब इसको बजन लायक कहीं, उस स्टेज में जब आप उसको हार्वेस्ट काटोगे तो उसका न्यूट्रिएंट जो है वो उसमें रहता है। अदरवाइज जब उसके बाद जाता है तो वो है की तरफ ज्यादा जाता है, फिर उसमें न्यूट्रिशन लेवल नहीं जाता। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जो मेज करते हैं फार्मर, वो क्या करते हैं, वो उसको बल्कि उसको हम मतलब साइलेज, वो आपको आगे दिखाएंगे, साइलेज भी बना सकते हैं, लेकिन प्रॉपर टाइम पे जो मेज है, अगर प्रॉपर टाइम पे हम उसको हार्वेस्ट करेंगे और फिर खिलाएंगे, वो बहुत अच्छा मिल्क प्रोडक्शन आपको बढ़ाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसको बहुत लेट करते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे इमेच्योर नहीं देना, जैसे स्वर्गम होता है, या उसको बोलते हैं हम ये स्वर्गम भी कुछ ये एम्पिचेरी स्वर्गम, तो वो है क्या है, थोड़ा मैच्योर, क्योंकि उसमें होते हैं साइनाइड्स होता है, उसके साथ फोक खसा। तो ऐसे आपको उस पे भी मतलब नजर, जो डेयरी फार्मर है उसको इस पे भी नजर होनी चाहिए कि मुझे सिंगल कट लगाना है फॉर्डर के मल्टी कट लगाना है, और ताकि उसको ईयर राउंड वो प्रोडक्शन मिले, ठीक है। उसके लिए अलग आपको लेक्चर है। देन
डिजीज डायग्नोसिस, मैनेजमेंट ऑफ इन्फेक्शन, जैसे ब्रूसला मैंने बोला, या आईबीआर, एंडोमेट्रिटिस, मेट्रिस, बहुत सारी चीजें हैं। मतलब जैसे आपको कुछ लगे एनिमल हमारा बीमार है, अब जिसके पास 50-60 गए तो वो एक तरह से जो उसका वहां पे बीएस जिस जुरिस्डिक्शन में आता है, उनको उनके साथ बल्कि तालमेल में रहना चाहिए। बीच में ऐसे बोला उनको, एक चेकअप करो अपने एनिमल को कि हमारे एनिमल ठीक है कि नहीं है। तो हो सकता है आपकी नजर में जो चीज नहीं आएगी उसकी नजर में आएगी, तो आपको एडवांस में आपको बताएगा कि हाँ ये प्रॉब्लम है यहाँ पे, तो इसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं, भाई आप इसको ये करो वो करो। लेकिन ये है कि आपको थोड़ा किसी के कांटेक्ट में रहना है। देन जो मैंने बोला अर्ली प्रेगनेंसी डायग्नोसिस बहुत जरूरी है कि बहुत सारे फार्मर क्या है, ये कर रहा है वो अपने आप ही समझ लेते हैं एनिमल इज प्रेग्नेंट, लेकिन कई बार हमने देखा 9 मंथ्स पे वो प्रेग्नेंट होती ही नहीं है, बिकॉज एनिमल जो है जब ब्रीडिंग हुई वो फिर साइलेंट इसमें चला जाता है, मतलब साइलेंट स्ट्रेस में। क्योंकि ये जो मैंने पहले बोला डोसाइल होती है, बहुत ये नहीं होते। ऊपर से जब आप बांध के इनको रखते हो तो इनको टाइम भी नहीं मिलेगा। आपको हीट डिटेक्शन के लिए क्या चाहिए, या तो डिस्चार्ज डाले एनिमल, या तो वो आवाजें निकालेगा, या तो माउंटिंग करेगा। माउंटिंग को तब करेगा जब वो खुला होगा, कहीं जब वो खुला होगा वो क्या माउंटिंग करेगा। तो इसलिए वो हीट में आता है, क्योंकि ये पॉलीसाइक्लिक एनिमल होते हैं, मतलब ये थ्रो ईयर राउंड हीट में आते हैं। लेकिन फिर जो हीट साइंस है इसके वो आपके नजर में नहीं आते। इसलिए जरूरी है जब हम, अगर हमारे पास 10 एनिमल है, या तो हम टीजर बुल ही रखें। टीजर बुल बोलते हैं उसको हम वेजेक्टोमी करते हैं, तो वो अगर सर्विस भी करेगा तो कंसेप्शन उससे नहीं होगी। लेकिन वो आपको हीट डिटेक्शन में, जैसे जो बड़ा फार्मर होता है जिसके पास मतलब 30 गाय 40 गाय, तो एक बुल को रख सकता है उसके लिए, ताकि उसका जो ये है हीट डिटेक्शन प्रॉपर हो जाए, उसके बाद उसका लेबर बच सकता है। ठीक है, तो वो चीजों पे थोड़ा हमें ध्यान देना है। देन जैसे पहले जमाने में ये होते थे, हमारे जो बोलते थे इस तरह के कैटल होते थे, पहले आपने देखा होगा, खासकर हिल्स में ऐसे होते थे। जैसे ये एनिमल्स जितने भी यहाँ में रखे हैं फोकस में, ना इनको प्रॉपर डिवर्मिंग है, ठीक है, ना इनकी प्रॉपर ब्रीड है, नॉन डिस्क्रिप्ट ब्रीड्स जिसको बोलते हैं, कि मतलब कोई क्रॉस है, कोई कुछ है, लेकिन कोई इनका आता पता नहीं है। तो ये जो ब्रीड है, लद्दाख की कैटल जो है, ये यहाँ पे इसका आप देखोगे फार्मर थोड़ा ज्यादा, बिकॉज नेचुरली तक सर्दियां सावर है, तो नेचर हैज प्रोवाइडेड देम लाइक दिस। तो इनका ये ऑर्गेनाइज्ड ब्रीड सिर्फ अभी जम्मू कश्मीर में यही है जो लद्दाख की, अदरवाइज अभी हमारे पास अपनी ब्रीड नहीं है कोई। जैसे इसमें शीप गोट में है, जैसे करना है, बकरवाल है, तो लेकिन इसमें कैटल में नहीं है पीछे। अब जैसे प्योर जर्सी के साइंस कुछ इस तरह के होते हैं, हॉलस्टीन की इस तरह, जो भी हॉलस्टीन गाय रखता है, तो हॉलस्टीन में खास जो अगर आपको देखना हो कि वेदर इज प्योर, तो उसको जो एक तो बॉडी साइज है, बॉडी वेट है, लेकिन उसकी जो स्पेसिफिक कैरेक्टर वो है, जो लेग्स है ना, ये नी के नीचे से वो वाइट, जितनी वाइट होगी उतना वो प्योर की तरफ होगी। अगर नी की नीचे से भी उसको थोड़ा ये ब्लैक पैच है, तो उतनी मान लो वो प्योर नहीं है। ठीक है, देन इसमें जैसे डिफरेंट क्रॉस करते हैं फिर। ठीक है, अब हमें कई बार ये भी कंसेप्ट होता है, हालांकि वो आपको मानसबल में बताएंगे डॉक्टर मंजूर साहब, कि लोगों को बहुत मिसकंसेप्शन कि इतना बड़ा अडर होगा तो ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं है। अडर का जो कंटूर है वो मस्ट है, अडर की डिस्प्लेसमेंट कैसी है, अडर टांगों में कैसे है, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब बहुत बड़ा अडर लटकता है, हालांकि बल्कि उसमें कई बार प्रॉब्लम हो जाती है मेस्टाइटिस की, जब एनिमल को काविंग होती है उस टाइम बहुत एडिमा हो जाता है, कई बार उसमें फिर मेस्टाइटिस में चेंज हो जाता है, तो वो एक अलग ही है। तो इट शुड नॉट बी मोर पेंडुलस आल्सो, द टीथ शुड बी सिलेंड्रिकल। ठीक है, बॉडी शुड बी ऑफ यूनिफॉर्म साइज एंड शेप। मोस्टली ये जो रिब्स है ये दूर से नहीं दिखनी चाहिए। ठीक है, और ये जो यहाँ पे जो हिप बोन्स होते हैं यहाँ पे, तो ये थोड़ी प्रोमिनेंट होती है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सफिशिएंट फैट होना चाहिए, ज्यादा बल्की भी नहीं होनी चाहिए, वो भरा अलग आपको उसमें दिखाएंगे। तो आपकी जो जजिंग वगैरह एनिमल्स की है, तो वो ये जैसे जर्सी क्रॉस है, तो अगर आप ऐसे देखोगे जो इसकी बॉडी हैवी होती है, जनरली ब्लैक या ब्लैक पैचेस में होती है, जो हॉलस्टीन है, हॉलस्टीन जो है वर्ल्ड की सबसे बेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग गाय है, उसके बाद जर्सी है। ठीक है, लेकिन अब जहाँ पे अगर फैट परसेंटेज की बात करें, तो फैट परसेंटेज जर्सी में ज्यादा है, बिकॉज इसमें नेचर ने एक फिनोमेना है, जितना आपका एनिमल मिल्क ज्यादा प्रोड्यूस करेगा उतनी उसकी फैट परसेंट की टेंडेंसी कम हो सकती है, अगर आपको न्यूट्रिशन यहाँ से सपोर्ट पूरा नहीं देंगे। तो कई बार आपने खुद भी देखा होगा कि आपका एनिमल दूध बढ़ाता है बहुत, लेकिन वहां फैट परसेंटेज कम हो जाती है, तो उसको बैलेंस रखने के लिए थोड़े न्यूट्रिशनल इंटरवेंशंस की जरूरत होती है। देन लाइवस्टॉक बिजनेस देखो, फैमिली रन भी हो सकता है, मतलब एक फैमिली भी कर सकती है। ठीक है, पार्टनरशिप में भी हम कर सकते हैं, जिन पे हमें फोकस करना चाहिए। कॉर्पोरेट बेस भी करना, जैसे कॉर्पोरेट बेस कैसा बनेगा कि मतलब आपने अपनी तरह से एक कोशिश की, मतलब दुनिया में
रेवोल्यूशन लाने के लिए बहुत लोग नहीं चाहिए होते हैं। मतलब किसी सोसाइटी में अगर रेवोल्यूशन लाना होता है ना, वो आप देखोगे ना, कोई भी जैसे महात्मा मत सब होते हैं, तो किसी किसी को पहल करनी पड़ती है। जो पहल करता है तो अपने साथ वो हजारों को फिर चलाता है। तो इस तरह से धीरे धीरे ये, मतलब मैं आपको दिखाऊंगा, मतलब आप यहाँ पे माशाल्लाह बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे पढ़े लिखे। मैं आपको बताऊंगा, मैंने आई हैव डन माय पीएचडी फ्रॉम गुजरात। तो गुजरात आप अगर देखोगे, मतलब वहाँ पे अमूल भी है हमारे कॉलेज के साथ में, तो हमने वहाँ भी मतलब ये इंटर्नशिप की है। बल्कि मैं जब पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फेलोशिप भी थी, तो वहाँ पे हमारा बहुत तालमेल रहता था फार्मर से। तो मैं सोचता था कि यार हमारे यहाँ इतने लोग पढ़े लिखे, वो इतने आपको सादे लगेंगे ना, लेकिन उनको पता है 1 रुपए को 10 रुपए और हलाल तरीके में कैसे 10 रुपए बनाना, वो हमें नहीं आता। हमें क्या आता, मैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हमें बस सिर्फ चालान क्या करने आते। बस हमें लगता है कि हमने यहाँ ऐसा बोला तो बस ये हो गया। हालांकि रिजल्ट नहीं, आप देखो गुजरात के, पंजाब के लोग देखोगे आप, तो ये कनाडा में इनकी सोसाइटीज है, यूएसए में इनकी सोसाइटी, बिकॉज दे आर प्योर इन बिजनेस। मतलब जो, मतलब इसमें वो अगर आप देखोगे, मैं तो ज्यादा मूवीज नहीं देखता, वो गुरु वगैरह मूवीज भी आई है, इसमें आप देखोगे ना, ये सौदा के बड़े पक्के होते हैं। वैसे पहले हमारा क्या है, मतलब एज मुसलमान हमें क्या होना चाहिए कि जबान का पक्का होना चाहिए। मतलब ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ये लोग बहुत ऑनेस्टी इस चीज में, मतलब अगर आपको बोलेंगे, जैसे कल को आपको हम अगर आप देखो जितने भी डेयरी फार्म में जो उनको रबर मैट वगैरह आते हैं आपको, वो जो फ्लोरिंग के लिए है, तो वो आप देखोगे वो या तो राजकोट से आएंगे या तो जूनागढ़ से आएंगे, मतलब गुजरात से मैक्सिमम प्रोडक्ट आते हैं। तो दैट टाइम बता रहा हूँ कि मतलब जैसे डॉक्टर साहब ने देश में भी बता रहे थे कि मतलब वहाँ पे जो 100 गाय वाला फार्म, उसको बोलते हैं सर छोटा सा डेयरी फार्म है। जब हम वहाँ जाते हैं, हम देखते थे यार इसको तो 300 भैंसें तो इसके पास है, 100 तो इसके पास कैटल है। तो लेकिन वो क्या बोलेगा, मतलब वो बिल्कुल एकदम सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। वो बोलते हैं ना, वर्क लाइक ए कूली एंड लिव लाइक ए प्रिंस, आई शेयर वाला। तो मतलब हमें थोड़ा कुछ चीजें इस तरह की इम्बाइब करनी चाहिए और अडॉप्ट करनी चाहिए। और बेसिकली हमारा जो है, हमारा कंसेप्ट लाइफ का ऐसा होना चाहिए। देन एनजीओ, हम एनजीओ, डिफरेंट एनजीओ भी काम कर सकते हैं, मतलब उनके साथ तालमेल, जैसे वेदर इट इज सेक्स सीमन या फीड के रिलेटेड या किसी चीज के रिलेटेड, इवन हम अपने एनजीओ भी क्रिएट कर सकते हैं। देन जैसे आपकी तरह प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स है अलहमदा, तो वो भी इसमें कर सकते हैं। तो अब मैं बताऊंगा हमारा रोल क्या है इसमें। जैसे वेटरन्स का रोल आपको बहुत सारा है कि मतलब मुझे लगता है सबसे बेस्ट है कि आप अगर कनेक्टेड ही रहोगे। तो अभी जो अगर आप देखोगे, अगर 20 साल पहले की बात करोगे, कोई स्कीम कुछ नहीं होता था, तो अभी आपको शीप में भी स्कीम्स आती हैं, लाइफ स्टॉक में भी स्कीम्स आती है। तो आपको मतलब सिर्फ आपको क्या है, लाइसेंस बढ़ाने की जरूरत है, आपको भी थोड़ी पहल करनी होती है अपनी तरफ से। अदरवाइज मतलब गवर्नमेंट भी चाहती है, काफी फैसिलिटेट करना चाहती है। देखो फुटप्रिंट्स फॉर ए सस्टेनेबल, मतलब मैं आप ये एक बहुत कंक्लूडिंग स्लाइड है मेरे यहाँ पे कि एक तो पैशन होना चाहिए। जब कोई भी काम कर रहा है ना, इसके लिए पैशन होना चाहिए। देखो जब तक हमारे पास पैशन नहीं होगा, पैशन मतलब इसके पीछे हमें अपना पूरा सब कुछ लगा देना है, ठीक है, फिजिकली मेंटली, ठीक है। तो देन हार्ड वर्क जरूरी है। हार्ड वर्क के बगैर आपको, ये तो मतलब बेसिक सी बात है, जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक हम मेहनत का फल नहीं पाएंगे। देन कीप गोइंग एटीट्यूड मींस कि अगर आपको कई बार सपोज इनिशियली आपको थोड़ी ठोकरें लगेंगी, जैसे आपने 4 गाय लाई, हो सकता है आपको लगा यार बेनिफिट नहीं है, तो थोड़ा सब्र से भी काम लेना है, तो आपको थोड़ा बर्दाश्त भी करना पड़ता है। देन ऑब्जर्वेशन जरूरी है, मतलब अगर ये हुआ, ये क्यों हुआ। जैसे साइंस क्या बोलता है, साइंस की जो डेफिनेशन है, व्हाई द थिंग्स आर हैपनिंग द वे दे आर हैपनिंग। तो साइंस बेसिकली यही है। साइंस क्या है, मतलब ये अगर चीज है, ये मतलब जैसे न्यूटन ने बोला ये गिर गई, क्यों गिरी, ग्रेविटी से गिर गई, तो व्हाई, क्यों गिर गई, ठीक है। तो व्हाई द थिंग्स आर हैपनिंग द वे दे आर हैपनिंग। देन अपना एक ख्वाब देखना है, चेजिंग द ड्रीम, उस ख्वाब को मद्देनजर रखे। जैसे मैं बताऊंगा आपको, जैसे अगर अभी हम सोचेंगे कि यार अभी मैं इस बाहर कोई पेड़ है, मुझे इस पे चढ़ना, मैं पहले बोलूंगा मैं तो इस पे कहाँ चढ़ पाऊंगा, तब कभी नहीं चढ़ूंगा। जब मैं कोशिश करूंगा तो हो सकता है मैं चढ़ जाऊंगा। तो एक ड्रीम है ना, ड्रीम हमेशा बड़ा देखो। जैसे अगर किसी के पास फार्म है, सपोज डेयरी फार्म है 20 गाय का, तो वो ये ना सोचे कि यार मेरा सफिशिएंट है। आप बोलो नहीं, मैं 20 से आपकी नजर में जब मैं 50 बनाऊंगा, और 50 जब आप बनाएंगे तो हो सकता है आप कल को एक वेटनरी असिस्टेंट को भी वहां पे आप जॉब दे सकते हो उसके साथ साथ। और फॉर प्रॉफिटेबल डेयरी फार्मिंग हमने बहुत पहले कैलकुलेट किया था, मैं यूजी में पढ़ता था कि जो 10 गाय है, 10 गाय को एक लेबर बहुत काफी है। उसको अगर मिल्किंग भी आती है तो एक लेबर 10 गाय के लिए काफी है। अगर आपके 30 गाय है तो बल्कि आप
3 लेबर चाहे बल्कि 2 पे भी, क्योंकि आप मशीनरी नहीं थी जबकि मैं बात कर, आप तो मिल्किंग मशीन है बात कीजिए, तो आप जुडिशियसली वो सब चीजें यूज कर सकते हो। देन सैक्रिफाइस मींस जैसे मैंने डेयरी फार्म खोला, अब मुझे उसको घास देना है या हीट डिटेक्शन करना है, तो उसके लिए थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा। ऐसे आप जाओगे फुटबॉल मैच खेलने शाम को या तमाशा देखने, ठीक है नो डाउट जाना है, लेकिन आपको अपना जो है मतलब फोकस्ड रहना, अपने काम पे फोकस्ड रहना है। देन कई बार सपोर्ट मिलता है, डिफरेंट सपोर्ट इन द सेंस फ्रॉम गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, ठीक है, तो या फ्रेंड्स अपने कुछ सपोर्ट की जरूरत पड़ती है तो वो आप यूज कर सकते हैं। देन लर्निंग, मतलब इंसान को आज अगर एक चीज पता है कोशिश करनी चाहिए दूसरी चीज सीखने की, तीसरी चीज सीखने की, और नॉलेज को शेयर करने की। जैसे आप लोग जब आपस में भी तालमेल होता है तो उससे भी आप आपस में भी मतलब कुछ चीजें ये कर सकते हो। अब मैं थोड़ा सा यहाँ का बताता हूँ, मतलब यहाँ पे मतलब हम इस कैंपस में एडवांस टेक्नोलॉजी भी करते हैं, जैसे एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं, अर्ली प्रेगनेंसी डायग्नोस करते हैं। मतलब मान लीजिए जो कैंपस है हमारा ये इस तरह जैसे स्कीम्स है मेडिकल साइड से, इस तरह से हमारा यहाँ ये कैंपस है। मतलब हमें यहाँ पे रेफरल वेटनरी जो बाहर है, रेफरल वेटनरी हॉस्पिटल है कि अगर सपोज कहीं पे कोई जानवर को कुछ नहीं हुआ पॉसिबल तो उनको फिर यहाँ ही भेज देते हैं। हमारा यहाँ पे ये जो एरिया है अलग ये शॉम एंड अराउंड, ये भी बहुत फर्टाइल एरिया, यहाँ पे भी लगभग क्रॉस ब्रीड जानवर रखते हैं सब, हॉलस्टीन या जर्सी क्रॉस, और माशाल्लाह 30+ लीटर्स दूध देती है। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, जितनी भी हाई एंड टेक्नोलॉजी है सब हमारे पास अवेलेबल है और हम उनको करते हैं। जैसे हम ये आप देख रहे हो यहाँ पे प्रेगनेंसी डायग्नोसिस में दिखा रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ शीप का, तो इसमें आप अगर देखोगे अंदर जो ये गोल गोल है इसको हम बोलते हैं प्लेसेंटम, जो जिसकी मैं भी बात करता था। उस प्लेसेंटम के साइज में हम बोलते हैं कि एज कितनी है, ठीक है, तो फिटस लाइव है नहीं है, तो वो भी हम इसमें देखते हैं। जैसे इसमें मैं आपको यहाँ इस वीडियो में दिखाने की कोशिश करूंगा, अगर ये चला तो चला एक सेकंड। ये इस पे ये फीटल हार्ट बीट आप सुन रहे हैं, लव तो इसमें हम फिर गिन भी लेते हैं। जैसे हमारे पास कई बार केसेस आते हैं, ये मतलब अपना हम दिखाते हैं यहाँ पे हम क्या करते हैं, थोड़ा बहुत आपको लगे कि हमें सब बातें हवा में भूल जाती है, ठीक है। तो जैसे हमारे पास खासकर शीप गोट में तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसमें हम 3 महीने के बाद ही बोल सकते हैं बाहर से कि एनिमल प्रेग्नेंट नहीं है। तो कई बार हमारे पास आते हैं, तो यहाँ कई बार आपकी मतलब गाय को या शीप गोट को मतलब उसको दाब या एक्सीडेंट को बाद में हमें ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि वेदर द फीटस इज लाइव इंट्रायूटेराइन कि लाइव नहीं है, ठीक है। या इसके बगैर मतलब सोनोलॉजी में अलहमदा हम लगभग सभी, तो मेरा और एक दूसरे डॉक्टर साहब हम ज्यादा एक्सपर्ट हैं। तो अल्ट्रासाउंड हमारे पास है, हमने लाया था ये वे बैक मुझे लगता है 2015 या 16 में लाया था हमने। तो हमारे पास जो इक्विपमेंट है अलहमदा यहाँ पे लगभग वो 22 lakhs का अलॉन्ग विद प्रोब्स अल्ट्रासाउंड एंड जो एक्सरे हमारे पास है डिजिटल एक्सरे है, तो उस टाइम लगभग 35 to 36 lakhs का आया था। तो उसके लिए हमने थोड़ी मेहनत की और हमारे जो मतलब उस टाइम के मतलब ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब थे या डायरेक्टर साहब थे, तो उन्होंने हमें सपोर्ट किया। तब हम थोड़े मतलब यहाँ पे नए आए थे, 12 में आए थे यहाँ पे। तो ये फैसिलिटीज यहाँ पे डेवलप्ड है, तो इस तरह से हम यहाँ पे काम करते हैं। और ये अल्ट्रासाउंड का इस तरह से है कि मतलब अर्ली प्रेगनेंसी डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब हम इसमें एज अर्ली एज 30 डेज पे भी कर सकते हैं और विद सेंसिटिविटी ऑफ 80 to 90%। दैट मीन्स जिसको हम 35 डेज में प्रेग्नेंट है उनमें से 90%, 99 to 95% जो है वो होते हैं प्रेग्नेंट। तो इसका बहुत रोल है, जैसे इनफर्टिलिटी है, सपोज कुछ साथ लोग अच्छे पाए कि अंदर ओवरी सेट ठीक है, देन हम उसको अल्ट्रासाउंड भी करते हैं। तो हमारे पास इवन ये कुछ गोट फार्मर मान लो बानीहाल से आते हैं, वहां से भी, हालांकि फील्ड में भी है धीरे धीरे जो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री है उन्होंने भी जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है उन्होंने पे रखे हैं ये फैसिलिटीज, लेकिन फिर भी जो यहाँ पे है वो तो थोड़ा ठीक है, ज्यादा एडवांस है।
तो इस तरह से आपका हमारे साथ कांटेक्ट बनाए रहेगा, तो कभी कुछ होगा तो देन आपको अभी जो मैं अभी बता रहा था गवर्नमेंट में आपको ये जो इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट की स्कीम्स, क्योंकि शीप की भी मैंने यहाँ यही रखा है, तो इसमें क्या है ये लगभग हर साल आती है, लेकिन आप कुछ टाइम के लिए आते फिर ये बंद हो जाती है। तो इनके साथ भी जैसे ये जो हमारे डॉक्टर एजाज साहब ये पहले वेटनरी असिस्टेंट सर्जन ये मेरे स्टूडेंट भी रह चुके हैं, तो बाद में ये यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह सिलेक्ट भी हो गए। तो ये पहले वेटनरी असिस्टेंट सर्जन ही थे, तो बाद में मुझे लगता है 2 साल से यहाँ है, 2 साल से भी यहाँ पे है। तो विद दिस आज मैं आपका ज़्यादा टाइम लूँगा, आई थैंक यू ऑल। तो इंशाल्लाह कल सुबह से आप थोड़ा सुबह ही अभी आएंगे थोड़ा, तो शाम को इंशाल्लाह थोड़ा अभी छोड़ेंगे। आप कुछ भी और क्वेश्चन है आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।